नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया, विवेक सहाय को कमान, 1 से ज्यादा पदों पर थे। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत 7 राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया है। 6 राज्यों के गृह सचिवों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों का नाम शामिल है। विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। वहीं दोस्तों, आयोग ने बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के एक आईएएस अफसर को भी हटाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले चुनाव आयोग से बीएमसी कमिश्नर को तबादले से छूट देने की अपील की थी। हालांकि ईसीआई ने यह अपील खारिज कर दी। वहीं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार दोपहर में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, टीएमसी सांसद ने चुनाव आयोग को लिखी। आंध्र प्रदेश में प्रचार के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। जी हां दोस्तों, टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। गोखले का आरोप है कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु में लोकसभा सीट चिलकपुरीपेट में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री मोदी रविवार 17 मार्च को पालनाडु जिले के बोपुड़ी गांव में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। रैली के सामने आए वीडियो में वे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए थे। टीएमसी सांसद साकेत ने आंध्र प्रदेश चुनाव आयोग को दी शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की है। उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान करते समय यह चेतावनी दी थी कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं दोस्तों, टीएमसी सांसद गोखले ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, न कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब चुनाव चल रहे हो तो आचार संहिता लागू हो तो अदालतों को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं है। इसलिए पीएम मोदी पर चुनाव आयोग को ही कार्यवाही करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, पशुपति पारस के हाथ रहेंगे खाली। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फार्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम को 1 तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दी गई है। दोस्तों, गौर करने वाली बात तो यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की कैद, कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर में सरकारी घरों को तोड़ा था। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। 3 अन्य दोषियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, 16 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना। इसके अलावा जिब्रान खान, फरहान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, आजम खान सीतापुर की जेल में फिलहाल बंद है। इन पर आरोप था कि सपा सरकार में आजम के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी हमें दे एसबीआई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नंबर भी बताए, चेयरमैन हलफनामा दे, कोई जानकारी नहीं छिपाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई से कहा है कि वह इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाले राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दी है। सीजीआई चंचूड़ की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। सीजीआई ने कहा
कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। यह रवैया सही नहीं है। बॉन्ड के यूनिक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले, इंडी अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप, इनकी रक्षा में जान की बाजी लगा दूंगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च को इंडी अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा कि मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूछता हूं और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम ने कर्नाटक के शिवमोगा में भी कहा कि इंडी अलायंस के लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का ऐलान कर दिया गया है। अगर शक्ति विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है। मोदी ने आगे कहा कि कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूप है। वहीं दोस्तों पीएम मोदी के इस भाषण पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसे आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ करवाते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या कर लेता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संजय सिंह को लेकर कोर्ट ने तिहाड़ जेल को दिया बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मंगलवार को संसद ले जाने का निर्देश दिया है, ताकि वह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सके। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जेल अधीक्षक को सिंह की आवाजाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने के उद्देश्य से आरोपी को 19 मार्च 2024 को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित वापस जेल लाया जाए। 16 मार्च को सुनाए गए एक आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि यात्रा के दौरान सिंह को मोबाइल फोन का उपयोग करने या इससे जुड़े किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बने रूस के राष्ट्रपति। बिना किसी विपक्षी नेता के चुनाव में मिले 88% वोट। जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने करीब 88% वोटों के साथ चुनाव में जीत दर्ज की। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने रिकॉर्ड वोट परसेंटेज के साथ राष्ट्रपति पद का 5वां कार्यकाल हासिल किया। 71 साल के पुतिन 1999 से एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं। वहीं दोस्तों रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि करीब 100% क्षेत्रों में पड़े मतों की गिनती कर ली गई है और पुतिन को 87.29% वोट मिले हैं। आयोग की प्रमुख एला पैम्फलोवा ने कहा कि पुतिन के लिए करीब 7.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, जो उन्हें हासिल अब तक के सबसे ज्यादा वोट हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी हुई खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने का आदेश। 10 महीने से मेडिकल बेल पर हैं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस बेला M. त्रिवेदी की बेंच ने सत्येंद्र और सह आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर हैं। दोस्तों 25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ाया था। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
गुजरात यूनिवर्सिटी में मारपीट मामला, विदेशी छात्र नए हॉस्टल में शिफ्ट, अब तक 5 गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों को हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पीटे गए विदेशी छात्रों को नए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही एक विदेशी छात्र सलाहकार समिति भी बनाई है। यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा एजेंसियों को हॉस्टल की सिक्योरिटी मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले 16 मार्च को अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान समेत कुछ विदेशी छात्रों को नमाज पढ़ने के दौरान पीटा गया था। ये विदेशी छात्र रात को नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान गमछा पहने और जय श्री राम का नारा लगाते हुए भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था। हॉस्टल में पथराव और तोड़फोड़ भी की गई। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हमला करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर तरुण दुग्गल का कहना है कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। पुलिस के अनुसार शनिवार रात को हुई घटना के बाद 2 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि एक छात्र श्रीलंका और दूसरा तजाकिस्तान का रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 104 अंक बढ़कर 72,748 पर बंद। निफ्टी में भी 32 अंकों की तेजी रही। पेटीएम और टाटा स्टील के शेयर 5% चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 18 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 104 अंकों की बढ़त के साथ 72,748 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 32 अंकों की तेजी रही। यह 22,055 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली। आज मेटल, ऑटो और एनर्जी शेयरों में अच्छी तेजी रही। फार्मा, इंफ्रा और रियल्टी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। वहीं दोस्तों आईटी और एमएफसीजी शेयरों में दबाव देखने को मिला। टाटा स्टील के शेयर में आज 5% की तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में यूपीएल, इन्फोसिस और टाटा कंज्यूमर रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी की कीमतों में रही गिरावट। सोना 65,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 74,000 के नीचे आई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दामों में आज यानी कि 18 मार्च को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 289 रुपए सस्ता होकर 65,270 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसी महीने 11 मार्च को सोने ने 65,646 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों चांदी में भी आज गिरावट देखने को मिली है। ये 438 रुपए सस्ती होकर 73,772 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 74,210 रुपए पर थी। चांदी ने बीते साल यानी कि 2023 में 4 सितंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर की। पीएम मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। शक्ति विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना तो राहुल गांधी ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके शक्ति वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित रैली में कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वह शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां आकर कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में ही है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई वाली बात कही है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चुंगल में दबोच लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल के 6 बागी विधायकों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वोटिंग सदन से दूर रहेंगे। 6 मई तक उपचुनाव पर रोक लगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। दरअसल दोस्तों बागी विधायकों ने स्पीकर पठानिया के फैसले को
असंवैधानिक बताते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने और स्पीकर के ऑर्डर स्टे करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी। इसके पहले 12 मार्च की सुनवाई में विधायकों के वकील हरीश साल्वे कोर्ट में पेश नहीं हुए और एडवोकेट सत्यपाल जैन ने अगली तारीख की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एल्विश यादव ने पुलिस के सामने कबूली रेव पार्टी की बात, सांपों के जहर पर भी कई खुलासे किए। जी हां दोस्तों, मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव इस वक्त नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है। सांपों के जहर केस में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं अब खबर आ रही है कि यूट्यूबर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूछताछ में यूट्यूबर ने आरोप कबूल करने के साथ साथ यह भी बताया कि पार्टी में स्नेक वेनम का क्या इस्तेमाल होता था। दरअसल दोस्तों, पूछताछ के दौरान जब एल्विश यादव से पूछा गया कि क्या उन्हें सेक्टर 51 में होने वाली रेव पार्टी के बारे में जानकारी थी, तो इस पर यूट्यूबर ने कहा कि हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से पता था। इस तरह की पार्टियां अक्सर होती रहती है। नोएडा पुलिस ने एल्विश से यह भी पूछा कि आखिर क्यों पार्टी में सांप मंगवाए गए थे और उनका इस्तेमाल आपने किया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है। वो सांप जहरीले नहीं होते, सिर्फ उनको गले में डालकर एंजॉय किया जाता है। राहुल ने मुझे बोला था कि मैंने सिर्फ उसको सपोरे से कनेक्ट करवाया था, बाकी उनकी आपस में क्या बात हुई मुझे नहीं पता। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। WPL में आरसीबी को चैंपियन बनाने से पहले ही श्रेयंका ने रच दिया इतिहास, विराट की जबरा फैन। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर पर आखिर भाग्य मुस्कुरा ही गया और टीम चैंपियन बन गई। विमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 में आरसीबी की महिला टीम ने चैंपियन बनकर एक तरह से IPL के 17वें एडिशन से पहले अपनी मेंस टीम को हिम्मत न हारने और पूरी ताकत से खिताबी जीत के लिए जुटने की प्रेरणा दी है। WPL के रविवार को हुए फाइनल में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। टूर्नामेंट में आरसीबी की प्लेयर्स ने विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के साथ साथ ऑरेंज और पर्पल कैप भी अपने नाम की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई का चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रावल्स एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया गया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों की वजह से देरी नहीं हो रही, उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस मामले में जांच बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में है। सीबीआई ने कहा कि मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूरी साजिश के मुख्य आरोपी और सरगना है। सिसोदिया का संवेदनशील दस्तावेजों और सबूतों से सामना कराया गया है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिस दिन केस दर्ज किया गया था उसी दिन पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट कर दिया था। रावल्स एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2009 के मुकाबले दुगनी हुई राजनीतिक पार्टियां, इनमें 95% कोई सीट नहीं जीतती। पिछले 3 चुनावों का एनालिसिस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। अब देश इलेक्शन मोड में है और आपको भी बहस में शामिल होने के लिए नॉलेज के तौर पर बहुत कुछ जानना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2019, 2014 और 2009 यानी कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव का डिटेल एनालिसिस करने के बाद यह बात सामने आई है कि देश में चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से 95% पार्टियां ऐसी है जो कोई भी सीट नहीं जीतती है। वहीं कुछ पार्टियां तो ऐसी है जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाती है, यानी कि उनकी जमानत जब्त हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली के जश्न से पहले जान ले, घर में रख सकते हैं कितनी शराब, क्या है इसे लेकर कानून, पकड़े जाने पर कितनी हो सकती है सजा। जी हां दोस्तों, होली का त्योहार करीब है। होली को वैसे भी मौज मस्ती और हुड़दंग का त्योहार माना जाता है। इस मौके पर जमकर जश्न मनाया जाता है। लोग होली सेलिब्रेट करने के लिए जमकर पार्टी करते हैं। पार्टी है तो जाम भी झलकेंगे। अगर आप भी इस होली पर पार्टी करना चाहते हैं तो आपको पहले ही इस नियम से जुड़े नियम जान लेना चाहिए कि कितनी शराब आप घर पर रख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में घर में विदेशी शराब रखने की मात्रा 4.5 लीटर है, यानी कि शराब की 6 बोतलें घर में रखी जा सकती है। 6 बोतलें रखने पर कोई रसीद दिखाने की जरूरत नहीं है। बियर रखने की मात्रा भी तय है। आपको फ्रिज या होम मिनी बार में बियर की अधिकतम 12 कैन रखी जा सकती है। अगर आप घर में देसी कैन रखते हैं तो इसकी मात्रा 1 लीटर हो सकती है। पाउच में 5 पौवे यानी कि 200 ml की 5 बोतल्स रखी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें, हर राज्य में यह कानून अलग अलग मात्रा से डिसाइड किया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोई भी 25 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति 9 लीटर विस्की, रम या वोदका स्टोर कर सकता है। इसके अलावा वह 18 लीटर तक वाइन या बियर का स्टॉक रख सकता है। इससे ज्यादा शराब रखना कानून का उल्लंघन माना जाता है। पंजाब हरियाणा में यह क्राइटेरिया अलग है। पंजाब और हरियाणा में देशी विदेशी शराब की 18 बोतलें घर में स्टोर की जा
जा सकती है। अगर आपको इससे ज़्यादा की शराब स्टोर करनी है तो आपको 200 रुपये प्रति महीने की रसीद देकर लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति 36 बोतल विस्की रख सकता है और 48 बोतल बियर। इसमें एक L50 लाइसेंस लेना होता है, जिससे यह सीमा बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड में 12,000 रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस और कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस धारक को घर पर किसी भी समय अधिकतम 9 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर देशी शराब स्टोर करने की अनुमति मिलती है। बियर की सीमा 15.6 लीटर है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर जानते हैं भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।